खुशामदीद 19 अक्टूबर सन 2024। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश रहती है कि आपको बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, उन हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर की रियासत, सियासत और इक़्तिसादियात से है। नई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी हमारी नज़र है। आपका पल पल का अपडेट वहाँ से भी करते हैं। मुल्की और आलमी सतह की खबरें भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ अहम तरीन मामलात होते हैं जिनको जानना, जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, हमारे लिए और हमारे तमाम नाजरीन के लिए जो इस ट्रांसमिशन को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं। यानी जब मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ तो आप याद रखिएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.gulistanews.in पर और फेसबुक पर भी। ये वो ज़राए और राब्ते हैं जहाँ पर हम पूरा दिन आपके साथ राब्ते में रहते हैं, आपको अपडेट करते हैं और आप इनबॉक्स के ज़रिए से वहाँ से हमें मैसेज करते हैं, हमें बाखबर करते हैं कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और किन खबरों पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार, ये मोहब्बत आपकी हमारी बराबर रहेगी और इसमें किसी तरह की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे वादा होगा हिस्ट्री की किताब को खंगालेंगे। आज के दिन क्या कुछ अहम तरीन हो चुका है, उनमें चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से और उसके बाद फटाफट से बैनुल-अक़वामी ख़बर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि नज़रें सब की वज़ीर-ए-आज़म पर लगी है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है, दौरा कहाँ पर है, क्यों ये अहम है और इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से क्यों देखा जा रहा है, इस पर मुकम्मल डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। सबसे पहले बात होगी हिस्ट्री ऑफ द डे पर। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हफ्ते का दिन अक्टूबर की आज 19वीं तारीख साल 2024। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन क्या हुआ है, कौन से वाकयात इंडियन हिस्ट्री में और वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहते हैं जो शुरुआत में आपके सामने स्पेशल फॉर्मेट या ख़ास फॉर्मेट के मुताबिक कम से कम वक्त में ज़्यादा मालूमात फराहम की जा सकें। और याद माजी बहुत ज़रूरी है। कुछ एक चीज़ें ऐसी सबक आमूज़ होती हैं हुकूमती सतह पर या फिर हुक्मरानों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो निज़ाम चलाते हैं, और कुछ आम लोगों के लिए भी सबक आमूज़ चीज़ें इस हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद पॉइंट्स के जरिए मिलती हैं। तो आगाज़ इसी फॉर्मेट के मुताबिक आज के दिन से शुरुआत करेंगे। इतिहास के पन्नों में आज के दिन कुछ अहम तरीन इंसिडेंट्स, कुछ वाक़यात, कुछ घटनाएँ दर्ज हैं। 1630 में आज ही के दिन बोस्टन में पहली बार आम अदालत मुनक़्क़िद हुई। पूरी दुनिया के अंदर बाद में ये सिलसिला चला। शुरुआत 1630 में 1630 में आज ही के दिन हुई थी, अक्टूबर की 19 तारीख को। और लोक अदालतों का ये सिलसिला जो आज आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर और भारत में भी, दरअसल ये उसी का एक नतीजा है जो आगाज़ 1630 में हुआ। और 1988 में इंडियन एयरलाइंस तैयारा हादसे का शिकार हुआ। पायलट समेत 164 लोगों की मौत हो गई और बदतरीन वाक़यात में से एक हिंदुस्तान के लिए। इसके 5 बरस बाद 1993 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर मुंतखब हुई, वज़ीर आज़म बनी। और इससे पहले 80 की दहाई में भी उनको एक मरतबा जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन चूंकि हालात ऐसे बने जहां 5 साल की मुद्दत वो मुकम्मल नहीं कर सकी थी। 1950 में चीनी फौज ने तिब्बत पर कब्जा करना आज ही के दिन शुरू किया। साल 1935 दिन आज का लीग ऑफ नेशंस ने इटली के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां आयद की, और ये पाबंदियां तब लगी जब मुल्क के अंदर दूसरी जंग अजीम की तरफ बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही थी, या पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को दूसरी जंग अजीम की तरफ जाते हुए देखा जा रहा था। और ऐसी सूरत हाल में लीग ऑफ नेशंस ने इटली के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया जो यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा मुदाखलत कर रहा था। साल 1926 दिन आज का जॉन सी गेरेंट, जिनने आज सेमी ऑटोमेटिक राइफल का पेटेंट करवाया, जो दुनिया भर के अंदर आज के वक्त में इस्तेमाल होने वाली राइफल्स में से एक है। 1853 में अमेरिका के हवाई सूबे में पहली बार आटा चक्की शुरू की गई, वो चक्की जो बिजली पर शुरू हुई। और इस तरीके से 1853 में जिस मंसूबे पर काम हुआ वो दुनिया भर के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ इस्तेमाल किया जाने लगा। 1739 दिन आज का इंग्लैंड ने स्पेन पर जंग का ऐलान किया, चढ़ाई की, खिलाफत की गई। और ये सब उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया के अंदर 7 मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें इंग्लैंड और स्पेन भी शामिल थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। 1768 में तुर्की ने रूस के खिलाफ आज ही के दिन जंग किया, अपने अफवाज को मैदान में उतारा। साल 1994 दिन आज का जब तिल अबीब में बस में धमाके से 20 अफराद हलाक हुए थे। मौजूदा वक्त में
इसराइल का दारुल खिलाफा तिल अबीब, जहां पर 3.5 लाख से ज्यादा लोग एहतजाज भी कर रहे हैं हुकूमत से और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। आज के दिन यहां धमाकों का एक सिलसिला हुआ। साल 1986 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलन बॉर्डर ने भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए 10,000 रन मुकम्मल किए और इस तरीके से वो और उसके बाद सुनील गावस्कर एक ऐसे खिलाड़ी बने, ये दो बड़े पुराने चेहरे, पुराने क्रिकेटर्स 80 और 90 की दहाई में, जिन्होंने मुश्किल सूरत हाल के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद, खराब पिचेस और मैदान या टर्फ या जो सतह थी उसके बावजूद 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए और दुनिया भर के अंदर नाम कमाया। 1849 में आज ही के दिन एलिजाबेथ ब्लैकवेल अमेरिका में डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने वाली पहली खातून बनी और ये दुनिया की पहली खातून थी जिनने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। नाम इनका एलिजाबेथ ब्लैकवेल था। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाकयात आपके सामने हमने तरजीहात में शामिल किए हैं, फॉर्मेट के मुताबिक आप तक पहुंचे। इसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने और सुनने के अलावा हमारी नशरियात वक्फे वक्फे से यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और बाकी तमाम ऑफिशियल साइट्स पर, इंक्लूडिंग वेबसाइट www.gulistannews.in पर जाकर आप देखिएगा तो तज्जिया और तबसरा वहां होगा, खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। इससे पहले हम दीगर मामलात पर जाएं, मकामी सतह के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करें, कुछ परेशानियां हैं उस ताल्लुक से बात करें। सबसे पहले बात जरा उस समिट की, दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंग इस वक्त छिड़ी है और बड़े ममालिक का रोल क्या है, किरदार क्या रहेगा यूक्रेन के अंदर, गजा के अंदर, लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन दो बड़े ममालिक भारत और चीन इक्तिसादी तौर पर मजबूत हैं, लेकिन बात जब सिफारती ताल्लुकात की आती है तो खराबियां हैं, परेशानियां हैं, दोनों के दरमियान तातुल है और इस कशीदगी ने कहीं नताइज पर मनफी असरात न डालें या न पड़े, इसका भी ख्याल रखा जा रहा। तो ब्रिक्स समिट जिसमें भारत और चीन पर सब की नजरें हैं, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज इसी खबर के साथ करेंगे। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस बड़े इजलास से जो होने वाला है और इसका असर जम्मू कश्मीर की सरहद यानी लद्दाख वाले मामले के साथ भी जुड़ा हुआ है क्योंकि मशरकी लद्दाख के अंदर चीन का मामला है और चीन के साथ भारतीय अफवाज आईबॉल पर खड़ी हुई है। अगरचे हालात को बेहतर बनाने की काफ़ी कोशिशें भी की गई, ताहम सबकी नज़रें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर होगी क्योंकि रूस के अंदर ब्रिक्स समिट का इजलास, 2 रोज़ा इजलास होने जा रहा है और दिल्ली और बेजिंग ने बैक वक्त इस बात का ऐलान कर दिया कि सरबराहान मुल्क जो है वो यहाँ पर जाएंगे, ब्रिक्स के इजलास में जाएंगे और इस इजलास में शिरकत भी करेंगे। रूस रवा साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म का रूस का दौरा होगा और वो 8 और 9 जुलाई को गए थे मॉस्को जहां पर बायलैटरल समिट हुआ था और अब इतलात ये है कि 22 और 23 तारीख को 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2 रोज़ा इजलास है ब्रिक्स समिट का और इस ज़िमन में व्लादिमीर पुतिन जो 16वें ब्रिक्स समिट की मेज़बानी कर रहे हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामे भेजे हैं तमाम ब्रिक्स मुल्कों के सरबराहान को और इस बीच बड़ी और अहम खबर ये है कि वज़ीर आज़म रूस जाएंगे और ये उनका रूस का रवा साल के दौरान दूसरा दौरा होगा। इससे कबल बायलैटरल टाइज को लेकर जुलाई 8 और 9 तारीख को वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद रहे और अब ये खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म एक बार फिर रूस जाएंगे। 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर का इजलास होगा और इस बीच जहाँ जिनपिंग जो सदर चीन है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चीन के वज़ीर ख़ारजा मौजूद रहेंगे, दीगर मंदुबीन मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि ये इजलास इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है जहाँ दुनिया भर के अंदर इस वक्त जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सूरत हाल तबाहकुन हो रही है। उस बीच ब्रिक्स इजलास एक नई उम्मीद लेकर सामने आ रहा है क्योंकि एक तरफ से चीन के साथ मामलात उलझ पड़े हैं, उनको सुलझाने का भी मौका मिलेगा। दूसरी तरफ से ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स मुल्कों के जो इजलास है इसमें हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि बसूरत दीगर अगर जंग होती है तो हालात को किस तरीके से रखना है, क्या कुछ करना है। इस ज़िमन में ये इजलास काफ़ी अहम माना जा रहा है। 22 और 23 अक्टूबर को इजलास होगा। व्लादिमीर पुतिन 16वें समिट की मेज़बानी करेंगे और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामे इरसाल किए गए हैं। भारत
और चीन ने, दोनों सरबराहान जो है वो इजलास में एक बार फिर दिखेंगे। तस्वीरें साबिका इजलास की है जब व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म की भी मुलाकातें हुई थी, जिनपिंग के साथ भी हाथ मिलाया गया था। लेकिन अब की बार क्या लद्दाख वाले मामले पर कोई पेशरफ्त होगी, सबकी नजरें इस पर रहेंगी, क्योंकि 2 रोज़ा इजलास 22 और 23 अक्टूबर को होने जा रहा है और रूस की तरफ से तमाम तैयारियां इस ज़िमन में मुकम्मल कर ली गई है। तो बैक टू बैक डेलिब्रेशंस होनी है, तवक्को की जा रही है कि बर्फ थोड़ी सी पिघले, सूरत हाल बेहतर हो। और पिछले दिनों का बयान इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुई है, जिसकी तस्दीक खुद वजारत खारजा ने भी की थी और कहा गया था कि 75% से ज़्यादा मामलात को हल तो किया गया, लेकिन सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन बात अब ज़रा करते हैं उस इलाके की, उस खित्ते की जहाँ पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें लेबनान है, सीरिया है, इसराइल है और फ़लस्तीन, ये 4 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो जंग इस वक्त चल रही है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। और इस जंग के बीच कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि याहिया सिनवार जो हमास के सरबराह थे, उनकी मौत की तस्दीक हमास की जानिब से भी कर दी गई। सिनवार की मौत के बाद एक नया चेहरा, जिसको लेकर काफ़ी वक्त से चर्चा चल रही थी, बातचीत हो रही थी, डॉक्टर खलील अलहिया। ये वो शख्स हैं जो एक सीनियर मेंबर हमास के हैं। उनको बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक और गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम्मेदारी हमास की जानिब से दे दी गई है। सिनवार की मौत के बाद डॉक्टर खलील हैया जो जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, यानी अनऑफिशियली उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन यहां से आगे उन्हें बढ़ना है, काम करना है। और पहला उनका बयान भी आया, वीडियो पैगाम, जिसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर भी बात की, जिससे इस बात का अंदाजा हो गया और तमाम लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या जिम्मेदारी वाकई में डॉक्टर खलील हैया के पास चली गई है या नहीं। सिनवार की मौत के बाद यह ऐसा पहला मौका होगा जब आप देखेंगे उन्होंने पहला बयान देते हुए कहा कि हम और मजबूत होंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू का कल का वो बयान जो सिनवार की मौत के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग अब खत्म होने जा रही है क्योंकि सिनवार मारा जा चुका है, जो आखिरी मेंबर हमास का था, उस बयान पर पहला रद्दअमल आया। और हमास के मुताबिक नए सरबरा डॉक्टर खलील अलहिया ने इजराइल को मजबूत जवाब उनके मुताबिक न सिर्फ दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। हमास, हिजबुल्लाह और दीगर तमाम जो प्रॉक्सी फोर्सेज हैं वो उनके साथ हैं। इंतकाल की तस्दीक भी याहिया सिनवार की गई और साथ साथ हमास के नए चीफ का नाम भी सामने आ गया है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम हमास के जारी किया और कहा कि मजबूत होने का अज़्म जाहिर वो करते हैं। नए चीफ का नाम डॉक्टर खलील हैया है, जिन्होंने याहिया सिनवारी के इंतकाल की भी तस्दीक की और साथ साथ ये भी साफ कर दिया, जो कल बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि ये जंग सिनवार की मौत के साथ खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ आज पलटवार हुआ, बयान आया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये नया मरहला है। और डॉक्टर याहिया के मुताबिक बताया जाता है कि अब तक तुर्की में थे, इस्तांबुल के अंदर सरगर्म थे, पेशे से एक डॉक्टर हैं और काफ़ी करीबी ईरान के माने जाते हैं। और यही वजह है कि अब आइंदा की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं ने संभालनी है, अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक। और पहला बयान याहिया सिनवार की मौत के बाद जो तस्दीकी बयान भी था और आगे की हिकमत अमली भी वाज़ेह की गई, वो इसी वीडियो पैगाम के जरिए डॉक्टर खलील की सामने आई है। चलिए जनाब, ये हमास के नए सरबराह के तौर पर अब आप देखेंगे डॉक्टर खलील अलहिया, इनका नाम बताया गया है और ये अब फोर फ्रंट पर आएंगे और देखना होगा कि किस तरीके से सिचुएशन अब ये डील कर पाते हैं। यहाँ पर बात जब इजराइल की हो रही है तो इजरायली अफवाज की तरफ से एक और बयान भी जारी कर दिया गया है और ये मामला इस वक्त सामने आ रहा है कि इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और नॉर्थ गजा के कई रिफ्यूजी इलाकों के अंदर इस वक्त बमबारी हुई है, जिसमें कम से कम 33 लोगों के मारे जाने की इतलात और ख़बर सामने आ रही है। मुहाजिर कैंपों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ताज़ा हमलों में 33 लोगों की मौत हुई है। मुख्तलिफ खबर रसा इदारों के मुताबिक 33 फ़लस्तीनी जो मुख्तलिफ पनाह गुज़ीर कैंपों के अंदर थे वो मारे गए हैं, 80 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। ताहम लगातार अफवाज जो IDF है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उन ठिकानों को हमला किया जा रहा है, उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पर हमास और हमास के लीडर्स मौजूद हैं और जिस तरीके से वो लोगों का इस्तेमाल करके एक डाल बनाकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम करने के, उसे ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये अल शिफा हॉस्पिटल
अनस अल शिफा हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही हुई है। 33 लोगों की मौत इस रिफ्यूजी कैंप के अंदर हो चुका है। हमलों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनान की सरहदों में जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस दाखिल हुई हैं, तो उन्होंने एक नए मरहले का भी ऐलान कर दिया है, यानी जंग खतरनाक सूरत हाल में। और ये एक बड़ी ऐसी तस्वीर है जो ताज़ा हमले जो अभी इस वक्त आपको खबर दी जा रही है, जिसमें 33 लोग मारे गए। यही वो इमारत है जो जबलिया कैंप, दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप ये माना जाता है, जहां पर 10 लाख के करीब लोग पनाह लिए हुए हैं। लेकिन उस इलाके के अंदर बमबारी हुई, एक तरफ ये कहकर के हमास लोगों को ढाल बना रहा है, और दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बमबारी से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसकी तस्दीक की गई है। तो ताज़ा तस्वीरें भी आपके सामने, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ खबरसां इदारे और गैर मुल्की मीडिया इस वक्त कर रहा है। अब ज़रा खबरें जम्मू कश्मीर से मकामी और कौमी सतह की खबरों की तरफ आएंगे, और सबसे पहले बात ज़रा माहौलियात के ताल्लुक से कर लेते हैं, और वादी कश्मीर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि एक ऐसी तितली इशफाक जो इतलात है वादी कश्मीर के अंदर पाई गई है, जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े हिस्सों के अंदर या वहां के इलाकों में या शहरों में पाई जाती है, वो वादी कश्मीर में भी या वादी कश्मीर के आसमानों में भी उड़ती दिखाई दी है। इसकी तस्दीक साइंसदान कर रहे हैं। बिल्कुल, माहिरीन की तरफ से ताज़ा तस्दीक कर दी गई है, और ये साफ कर दिया गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर अब उन नए जो परिंदे हैं या नए जानवर जो हैं उनके लिए आमाशगाह बन रहा है, जो शायद अभी तक यहाँ पर नहीं थे। तस्लीमा शेख माहिर है, जो इस पर एक्सपर्ट है, जो लगातार तितलियों को लेकर अपना रिसर्च कर रही थी। उन्होंने अपना रिसर्च मुकम्मल किया, और उनका मानना है कि बन्नी तहसील जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ से जम्मू की ओर जब आप आएंगे तो कई मकामात पर ये खूबसूरत तितलियाँ आपको मिलेंगी। और जब इनका मज़ीद रिसर्च किया गया तो पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न एशिया के कुछ इलाकों के अंदर ये तितलियां ज़रूर मिलती हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी आमद और इनकी जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, इनकी जो पैदावार है वो बढ़ रही है, इनकी आबादी बढ़ रही है लगातार। और ये बढ़ने का सिलसिला जम्मू से शुरू हुआ, और माना जा रहा है कि ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक खुशाइंद कदम है। इनके आने से भी माना जा रहा है कि माहौलियात में एक नई खुशगवार तब्दीलियाँ जो है वो देखने को मिल सकती है। और फिलहाल ये नई बात है, लगातार इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कुछ अजीब बात भी आपको बता दें। तो ये तितली शायद अभी तक आपने नहीं देखी हो, लेकिन आज जब आप देख रहे हैं तो ये तस्वीरें जो है ये जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से मिली हैं। और ये रिसर्चर्स का मानना है, जो तस्लीमा शेख है उनका मानना है कि जब डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी इन तमाम चीज़ों की, तो पता लगा कि आज तक यहाँ पर इन्हें नहीं देखा गया, और पिछले कई माह से ही यानी कुछ अरसे से ही इन तितलियों को यहाँ पर देखा गया, जो एक खुशाइंद कदम माना जा रहा है। और ये डिटेल है, कहा जा रहा कि एक और जो हमारा ताज है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के जानवर्स हैं, जिनमें मुख्तलिफ अक़साम की इस तरीके के परिंदे हैं, उसमें ये एक और चीज़ जो है वो एड ऑन हुई है, एक और चीज़ हमारे पास आ चुकी है। चलिए जनाब, इसके बाद ज़रा छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे, ज़रा बात बेरोज़गारी की करते हैं। और बेरोज़गारी की बात इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 3 में जब आप देखेंगे पूरे इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर का नाम आपको दिखेगा जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। बेरोज़गार नौजवान क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ मामला है, उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि नौ मुंतखब MLAs के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ वो डिटेल है। और फिर बड़ी बात कि उमर पर जो तनकीद हो रहा था, उमर ने ट्वीट करके एक जवाब दिया है। जवाब क्या है, डिटेल के साथ आएंगे आपके पास छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के। जम्मू कश्मीर की खबरों पर अब ज़रा आते हैं, जहां पर इससे पहले माहौलियात के ताल्लुक से हमने बात की थी, लेकिन बात ज़रा उन नौजवानों की भी जो बेरोज़गारी के मसले पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना उनका मामला भी ऐसा है जो इस प्रोग्राम में कई मरतबा हमने डिस्कस किया, कई बार आपके सामने चीज़ें ब्रीफली रखी, लेकिन हुकूमती सतह पर एक दो हुक्मनामों के अलावा कोई ज़्यादा इस पर बात नहीं हुई। वेटिंग लिस्ट वालों की ज़रा आज बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी एक संगीन मसला है, ये हम सब जानते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शायद चीज़ें दुरुस्त हों, हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए अगर वो पूरे होते हैं तो शायद चीज़ें ठीक हों। लेकिन आज के वक्त में हालत यह है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बेरोज़गारी का ये मसला सिर्फ किसी एक शोबे के लिए अप्लाई करने वाले लोगों का नहीं, बल्कि उन लोगों के भी मुश्किलात बढ़ रही हैं जो वेटिंग लिस्ट पर नज़रसानी की दरख्वास्त एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। 500 के आसपास उम्मीदवार आज के वक्त में भी ऐसे हैं जो बेबस नजर आते हैं। वज़ीर आला से इस मामले में अब मुदाखलत की अपील इसलिए की जा रही है क्योंकि 500 के आसपास ऐसे लोग जो हाल ही में जो इम्तिहानात हुए उनमें भी इन लोगों ने शिरकत की। लेकिन वेटिंग लिस्ट का एक बड़ा मामला, अगर एक किसी नौजवान को या किसी एक उम्मीदवार को कहीं एक महकमे में किसी एक शोबे में खिदमात का मौका मिला, उसको जॉब मिली, उसी वक्त किसी दूसरे में भी वो हो जाता है तो बाई चॉइस कई लोग एक जगह से छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन इस दौरान पूरा प्रोसेस जो है इन लोगों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और अगर जो हमारे पास जानकारी है या वेटिंग लिस्ट में जो जिन लोगों के नाम हैं या जो उम्मीदवार हैं जिनने कई बार प्रोटेस्ट किए, नौजवान हैं जो बेरोज़गारी की इस आप कह सकते हैं कि इस दौर से गुजर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन जैसी स्टेट्स के अंदर जो कवायद व ज़वाबित वाज़ेह किए गए, जिस हिसाब से काम सरकारें चला रही हैं, अगर उस लाइन को खींचा जाए तो शायद जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। शायद वो दिन दूर ना हो जब आला तालीम याफ्ता नौजवान जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आपको अलग अलग मकामात पर काम करते नजर आएंगे, वो शायद किसी एक जगह इन उलझनों से बाहर जाएंगे। अब ये वेटिंग लिस्ट वाला मामला आज का नहीं है। पिछले साल एक हुक्मनामा आया जिसमें SRO 43 का भी हवाला दिया गया और तब सरकार की जानिब से कहा गया कि वेटिंग लिस्ट वाले मामले पर सरकार की जानिब से क्लियरेंस दे दिया गया है। ये फाइनल ऑर्डर्स हैं जो तब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आए थे और इंतजामी काउंसिल में भी एक मरतबा इस पर बात हुई थी। लेकिन अब तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आला शायद इस मामले में अफसरान के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मामले को टैकल करे, सिचुएशन को देखे, क्योंकि दोनों प्रोविंसेस से, किसी एक जिले का, किसी एक ब्लॉक का, किसी एक तहसील का मसला नहीं है, दोनों प्रोविंसेस से श्रीनगर, जम्मू के अंदर बार बार एहतिजाज हुए। वेटिंग लिस्ट का मामला जिसको कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से नहीं हुआ है। हुकूमत पर लगी हैं क्योंकि वेटिंग लिस्ट के अंदर जो लोग हैं उनका मानना है कि उनकी हदें उनकी उम्र जो है उस हद तक पहुंच चुकी है जिसके बाद वो सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस पर कोई नज़रसानी होती है तो वो ज़रूर उन्हें फ़ायदा मंद हो सकता है उनके लिए। लेकिन देखना होगा कि रियासती काबीना अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा शरह इस वक्त बेरोज़गारी की जम्मू कश्मीर के अंदर। अब ज़रा आते हैं जी आगे। बात जब सरकार की आ रही है, नए वज़रा की आ रही है, तो बात ज़रा उन MLAs की भी बता दें जो अब अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ लेने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर परसों यानी मंडे को नए MLAs का हल्फ दिलाया जाएगा। यानी मंडे को बाज़ाब्ता तौर पर गैजेट जारी कर दिया गया है कि नए मेंबरान कानून साजिया की हलफ बर्दारी होगी और 21 अक्टूबर डेट शुरू होगी हमारी नई असेंबली की। 21 अक्टूबर से हमारी असेंबली का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और 5 साल ही अब की बार मुद्दत होगी। आज तक हम देख रहे हैं कि 6 साल हमारी मुद्दत हुआ करती थी, लेकिन अब की बार सिर्फ 5 साल होगी। 21 अक्टूबर से 5 साल आगे बढ़ेगी यह हुकूमत। और फिर मुबारक अहमद गुल जिन्हें अबूरी स्पीकर नामजद किया गया है और वो आज तकरीबन 11:30 बजे राजभवन में अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे। उन्हें हल्फ दिलाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। 6 बार आज तक MLA रह चुके हैं मुबारक गुल और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटर्म स्पीकर यानी अबूरी स्पीकर मुंतखब कर दिया गया है। नए MLAs जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं उन्हें हल्फ दिलाया जाएगा।
मुबारक गुल की तरफ से जो प्रोटम स्पीकर बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिन्हें जुमे के रोज जिनका ऑर्डर जारी किया है, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली कॉम्प्लेक्स के अंदर दोपहर 2 बजे से वक्त मुकर्रर किया गया है कि वो आकर अपना हल्फ लें। 2 बजे असेंबली कॉम्प्लेक्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर 9 मुंतखब एमएलए जमा हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ जो है वो दिलाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट आर्जी है तब तक जब तक मुकम्मल तौर पर स्पीकर की तैनाती नहीं होती है। फुल टाइम स्पीकर जब तक नहीं होता है तब तक मुबारक गुल इस फरीज़े को अंजाम देते रहेंगे। ये पहला मौका होगा, आप ये भी याद रखिएगा, पहला मौका था कि 6 साल से 5 साल के लिए असेंबली की हद मुकर्रर की गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये पहली बार होगी, आपने परसों देखा होगा जब हलफ बर्दारी हो रही थी तो उसमें भी एक स्लाइड चेंज था। वो चेंज अगर आपने महसूस नहीं किया तो आज आप इस खबर के बाद उस पर ध्यान दीजिएगा कि अब की बार पहली मर्तबा जितने भी एमएलएज इलेक्ट हुए जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, वो जब हलफ लेंगे तो उनका हल्फ आईनी वफादारी जो होगी वो हुकूमत हिंद यानी आइन की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की होगी। इससे कबल हमारा जो था आर्टिकल 370 जब था, जब रिऑर्गेनाइजेशन से पहले था, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर की हलफ होती थी कि हम आइन जो जम्मू कश्मीर का है उसके वफादार रहेंगे, उसी के तहत काम करेंगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को वो आइन ख़त्म हुआ, एक ही आइन रहा, मरकज़ी आइन जो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। परसों वज़ीर आला ने भी उसी के आसपास अपनी हल्फ ली है। और अब की बार जो एमएलएज अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे वो भी इसी आइन के तहत लेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनके सामने रखा जाएगा, न कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर जिसका अब कोई वजूद बाकी नहीं बचा है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये बड़ा डिफरेंस है जो बता रहे थे लोग कि क्या हो रहा है, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। 2 झंडे गायब हो गए, 2 आइन ख़त्म हो गया, 6 साल से 5 साल असेंबली की टर्न आ चुकी है। सेक्शन 17 जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो है वो इस बात की वजाहत करता है कि अब की बार 6 साल मुद्दत नहीं होगी, पूरे मुल्क के अंदर 5 ही साल मुद्दत है, तो यहाँ पर भी 5 ही साल मुद्दत होगी। और असेंबली की मियाद यानी टाइमलाइन जो शुरू होगी वो 21 अक्टूबर सन 2024 से होगी और 5 साल के बाद चुनाव होंगे अगर ये फुल टाइम हुकूमत चली, बीच में कोई पंगा ना हुआ। तो बिफोर 2019 जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला था तो हमारी असेंबली की टर्म जो थी वो 6 साल हुआ करती थी, अब 5 साल है। आइन में भी थोड़ी बहुत आइन जम्मू कश्मीर का बचा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाफिजुल अमल है मुकम्मल तौर पर, उसकी हलफ बर्दारी होगी और उसी के तहत प्रोटेम स्पीकर भी हलफ दिलाएंगे तमाम मेंबरान को। तो मुबारक अहमद गुल नामजद किए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, जो हल्का इंतखाब ईदगाह से जीत कर आए हैं। उन्हें आज 11:30 बजे राजभवन श्रीनगर के अंदर ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद रहेंगे, काबीना के कुछ और वज़रा भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मुख्तसर सी तकरीब के फ़ौरन बाद मुबारक अहमद गुल सेक्रेटरीट जाएंगे, यानी असेंबली सेक्रेटरीट जाएंगे, जहाँ पर वो इंतज़ामात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे ताकि मंडे को जो 2:30 बजे का टाइम दिया गया है कि 2:30 बजे से मेंबरान असेंबली जो है वो ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे, वो आसान तरीके से हो सके। और उसके फ़ौरन बाद इजलास होगा, वो भी देखना होगा कि इजलास की तारीखें किस तरीके से तयन होती है। फिलहाल मेंबरान जो है वो हल्फ लेंगे और काउंटडाउन शुरू हो जाएगा हमारी नई असेंबली का अक्टूबर 21 से 2024, यानी 21 अक्टूबर सन 2024 फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा इलेक्टेड एमएलएज का। ये एमएलएज के हवाले से बात थी और हुकूमत पर कुछ सवालात भी गुज़श्ता रोज़ पूछे गए, इसका भी जवाब थोड़ी देर पहले आया, उस तरफ भी चलेंगे। लेकिन साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें दफ़ा 370 की तनसीक के मुतल्लिक उनसे सवालात पूछे जा रहे थे, तो उसके सवाल में भी उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया बड़े टेक्निकली, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल का हल दफ़ा 370 से ज़्यादा अहम है। लेकिन एक चीज़ जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से या काफ़ी जो उनके करीबी भी सवालात उठा रहे थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उनकी पार्टी से, कि कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि रेजोल्यूशन पास हो, लेकिन उस रेजोल्यूशन का क्या
जिसमें 370 की बात की गई थी, उस पर क्या जवाब आया वो उसकी तरफ आपको लिए चलेंगे जो उमर अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले बताया। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनसे बेटे के मुतल्लिक जब यही काबीना इसके आसपास काफी सवालात कल उठे, मुख्तलिफ पार्टियों ने सवालात पूछे, तो टेक्निकली एक उनके वालिद की तरफ से भी जवाब दिया गया, दूसरा ये मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उस पर जो मौक़िफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का या उनकी जमात का है उसमें किसी भी तरीके से 1% भी तब्दीली इशफाक बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि अवामी मसाइल 370 से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी 370 के बजाय अवामी मसाइल को होनी चाहिए हुकूमत की, क्योंकि जिन मसाइल से 2-4 अवाम है वो बड़े मसले हैं। इसलिए इस बयान को एक यू टर्न के तौर पर माना जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये एक फैसला है जो पार्टी की तरफ से लिया गया है, और इस पर तनकीद भी कई लीडरों की तरफ से किया जा रहा है कि सबसे पहला मसला जो है वो अवाम के मसाइल को हल करना है, और ये मसला 370 से भी बड़ा है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कल का बयान आज लगभग तमाम मीडिया पेपर्स के अंदर भी छप कर आया है, और ये बयान सामने आने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे लीडर्स या जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी लीडर्स हैं उनके अंदर भी तशवीश का इजहार इससे पैदा हो गया है। अपोजिशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयान पर कि 370 से बढ़कर अवामी मसाइल है, इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि दर पर्दा जो कुछ हो चुका है शायद उसकी अक्कासी अब आहिस्ता आहिस्ता करके हो रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरों की तरफ से इस तरह की बात जो है वो सामने रखी गई है। फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि सॉफ्ट एंड स्टैंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन मामला यही है कि सबसे पहले तरजीह है वो अवामी मसाइल की है, उसके बाद तमाम मामला जो है वो चलेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कल वो मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे, जिनमें शहर के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट का मामला हो, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का मामला हो, रोज़मर्रा मसाइल की बात हो, तो उस बीच उन्होंने कहा कि हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मसाइल हल करना है, 370 उसके बाद की बात होगी। ये बयान आने के बाद सियासत में एक बार फिर गर्माहट जो आई है, आज लगभग फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को तमाम ज़राए अबलाग ने अपनी बड़ी खबर के तौर पर सामने रखा है। चलिए बात इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला की भी बात करते हैं, जिनके ऊपर जबरदस्त तनकीद था, और उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्विटर एक्स पर तहरीर किया है आर्टिकल 370। ये जो प्रीव्यू है ये लेजिस्लेटिव असेंबली का है, और स्टेटहुड जो प्रीव्यू है ये गवर्नमेंट का है। और इस तरीके से स्टेटहुड का रेजोल्यूशन जो पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से रखा गया था ये उनकी जिम्मेदारी थी, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। स्टेटहुड की रेस्टोरेशन जो है वो स्टेट असेंबली की डिमांड होनी चाहिए, स्टेट कैबिनेट की डिमांड होनी चाहिए, और यही कैबिनेट की डिमांड को पूरा किया है उमर अब्दुल्ला ने। और इसी तरीके से जो 370 वाला मामला है उस पर असेंबली की कंसर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो करारदाद असेंबली से होकर आएगी, इस तरीके का इशारा उमर अब्दुल्ला की तरफ से दे दिया गया है। जो बातें पिछले 24 घंटों के दौरान जबरदस्त चल रही थी उस पर बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से खुलकर ट्विटर पर आया है, और एक्स पर उन्होंने तहरीर किया कि आर्टिकल 370 इज द प्रीव्यू ऑफ द लेजिस्लेचर while statehood is the preview of the government, hence the statehood resolution has come। यानी जो हम कल आपको बता चुके थे कि स्टेटहुड पर उमर अब्दुल्ला अपनी पहली काबीना में करारदाद ला चुके हैं, और उस मसवदे करारदाद को लेकर वो दिल्ली जाएंगे, वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे, उसकी अक्कासी इस एक्स पर आए बयान पर भी है। काम ये साफ कर दिया गया है कि 370 वाला मामला जो है इस पर बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद आएगी, और वो करारदाद भी असेंबली सेशन के दौरान ही आएगी, क्योंकि वो उनका डोमेन है, ये कैबिनेट का डोमेन था। दो अलग अलग बातें उमर की तरफ से सामने रखी गई। अब देखना होगा कि जो बातें कल से इंजीनियर रशीद कर रहा था, इल्तिजा मुफ्ती कर रही थी, दीगर लीडर्स कर रहे थे, क्या उन्हें इस बयान के आने के बाद तशफ़ी होगी, क्या वो इत्मीनान कर पाएंगे, या इस बयान के आने के बाद दोबारा से कुछ सवाल अब जन्म लेंगे कि क्या वाकईतन कैबिनेट को सिर्फ स्टेटहुड तक ही रहना चाहिए था, या 370 भी लिखना चाहिए था, या जो उमर कह रहा है 370 वाला अलग लेजिस्लेचर वाला मामला है और स्टेटहुड वाला कैबिनेट का मामला है, तो ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो ये बात आज पूरे दिन भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लीडर्स और लॉ नोइंग लोग जो है
वो इस पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। लेकिन बड़ी बात कि उमर की तरफ से थोड़ी देर पहले अपनी ट्विटर साइट पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात को तहरीर ये तस्दीक भी है जो कल सवालात पूछे जा रहे थे, एक तो उसकी और दूसरी कंफर्मेशन के साथ ये कम से कम हमें समझ में आता है कि आइंदा दिनों में आप देखेंगे 370 को लेकर जो वादा उन्होंने किया था, जिस रेजोल्यूशन के लाने की बात की गई और जिस पर काफ़ी दबाव भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां उन पर बना रही हैं कैबिनेट के रेजोल्यूशन के बाद, तो तब से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उस तरफ भी कि हुकूमत का रास्ता क्या होगा, वो किस लाइन को टो करने जा रही है, क्या होगा, शायद इकदामात पॉजिटिव ही उनके हिसाब से होंगे जो समझ में आ रहा है इस ट्वीट से। दूसरा, सवालों का जवाब भी और साथ साथ हुकूमती सतह पर जो इकदामात किए गए उसकी तस्दीक की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जिसमें सवालात पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पूछे, एक्स पर जाकर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई तो कहा गया कि खबर तो बनी लेकिन खुलकर हुकूमत सामने नहीं आई, वाज़े मौक़िफ़ होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी भी बताएं क्या बात हुई है, उमर अब्दुल्ला या उनके करीबी बताएं। और आज उन्होंने खुलकर बता दिया है कि रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसकी तस्दीक कर दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे। तो बात जरा आज जब वज़ीर आला के मुतल्लिक हुई है तो आज वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने के बाद पहला जम्मू का दौरा है। जम्मू में मुलाकातें कहाँ पर हैं, दिन का प्लान क्या है, ज़रा इस ताल्लुक से बात करेंगे। और कांग्रेस की जो शिकस्त जम्मू सूबे के अंदर या कश्मीर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर रही है उसका भी एक जायजा लेने की कोशिश पार्टी कर रही है। इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में, ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए हैं, कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बात भी हो पाए, लेकिन चूंकि वादा था चीफ मिनिस्टर की तरफ से जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस को मुसलसल देखा जा रहा, और आज उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला पहली बार बनने के बाद जम्मू का दौरा कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि शेर कश्मीर भवन में पार्टी वर्करों से उनकी जानिब से खिताब किया जाएगा। इसके बाद जब कल श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई तो जम्मू के अंदर भी प्लान पहले से था, जिसके मुताबिक जम्मू में आज अफसरान के साथ मीटिंग होने का भी इम्कान है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ जायजा मीटिंग होगी, हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, किस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस है उसके ताल्लुक से ब्रीफ चीफ सेक्रेटरी उन्हें कश्मीर के बाद जम्मू में कर सकते हैं। और मुख्तलिफ वफूद से उमर अब्दुल्ला जम्मू के अंदर मुलाकात भी करेंगे, कई डेलीगेशन उनसे मिलेंगे, इस तरह की भी खबरें हैं। ये पहली मीटिंग जो कल अफसरान के साथ हुई, तमाम ऑफिशियल्स के साथ, जहां पर ब्रीफ चीफ सेक्रेटरी की तरफ से किया गया। इसके बाद आज जम्मू का दौरा हो रहा है। जम्मू के अंदर जहां पर इतलात के मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं, एक तो वो तैयारी चल रही थी, इसके अलावा मिनिस्टर्स का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो एक एक करके जिम्मेदारियां संभालने के बाद अफसरान ने भी चीफ मिनिस्टर के साथ काम शुरू कर दिया है। साथ साथ खबर यह भी है
कि हो सकता है कि जब खिताब उनका शेर कश्मीर भवन में, जहां पर उनके इस्तकबाल के लिए पार्टी काडर की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है, मुमकिन है कि इसके बाद वो मीडिया से भी मुख्तसर गुफ्तगू करें। बड़ी खबर, क्या आज बाद दोपहर उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू में शेर कश्मीर भवन के अंदर उनका इस्तकबाल किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की तरफ से, जिसके बाद रात वो उमर अब्दुल्ला जम्मू में ही गुजारेंगे, रात देर गए तक यहाँ पर रहेंगे। इस बीच नायब वजीर आला की जब आप बात करते हैं सुरिंदर चौधरी, वो भी जम्मू के अंदर मौजूद है। उनका आज नौशहरा और रजौरी का दौरा भी मुतवक्का है और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां कर ली गई। तो जम्मू के अंदर पॉलिटिकल हसल बसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कल से बीजेपी भी एक एक्टिव मोड में है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन सबसे पहले शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, उमर अब्दुल्ला एक्सपेक्टेड ये है कि 1 से 2 बजे के दरमियान वो जम्मू पहुंचेंगे, तो सबसे बड़ा प्रोग्राम उनका शेर कश्मीर भवन में है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर है और क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के बाद जो है वो आज वो जम्मू पहुंचेंगे। इस समय पार्टी ऑफिस में तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है और उनके स्वागत के लिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के स्वागत के लिए जगह जगह पर जो है वो होल्डिंग्स लगाई गई है और ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो पार्टी ऑफिस में उनका स्वागत किया जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ सेक्रेटरीट की बात करें तो जहां पर होल्डिंग्स लगाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और 6 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री जो है वो रेजिडेंसी रोड स्थित आवास में जो है वो प्रवेश करेगा। तो इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सेक्रेटरीट में भी देखने को मिल रही है। देखिए सबसे पहले वो पार्टी ऑफिस में जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो सेक्रेटरीट जाएंगे, जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि वो अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ कर्मियों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनकी एक अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक भी हो सकती है। तो फिलहाल करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी ऑफिस में जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। तो शिल्पा ये भी बताइएगा, जब आप रेजिडेंसी रोड की बात कर रहे थे तो क्या उमर सरकारी रेजिडेंस में रहेंगे या जो उनका घर यहाँ पर है जहाँ पर वो पहले भी रह रहे थे फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के अंदर, वहीं पर अपना ऑफिस भी लेंगे और वहीं पर रुकेंगे? देखिए फिलहाल अगर बात करें सेक्रेटरीट की तो सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि वो सेक्रेटरीट में ही रुकेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो यानी कि अपने घर में जाएंगे ऑफ कोर्स। लेकिन जिस प्रकार से ऑफिस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि सेक्रेटरीट में ही वहां पर जो है वो अपना। अच्छा शिल्पा, ये भी फटाफट से बताइएगा, इतला ये भी है कि आज ट्रेडर्स डेलीगेशन, यूथ डेलीगेशन भी उमर अब्दुल्ला से शेर कश्मीर भवन के अंदर मिल रहा है। क्या इसके लिए कोई टाइम अलॉटमेंट दी गई है कि कितने बजे वो आ रहे हैं? क्योंकि खबर ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर लोग भी उमर अब्दुल्ला से 1-to-1 करना चाहते हैं। क्या ये शेर कश्मीर भवन के अंदर ही सारा कुछ मीटिंग्स तय की गई हैं? देखिए जिस प्रकार से पार्टी ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और डेलीगेशन से भी मुलाकात जो है वो करेंगे, डेलीगेशन उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन बैठक की जिस प्रकार से आपने बात की है वो अभी तक जो है या जानकारी सामने नहीं आई है कि वो बैठक कहाँ पे होगी, क्या सेक्रेटरीट में होगी या फिर पार्टी ऑफिस में होगी। लेकिन फिलहाल डेलीगेशन उनके साथ जो है वो मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति जो है वो किस प्रकार से रहने वाली है उसको लेकर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है शिल्पा, आप हमारे साथ रहेगा, थोड़ी देर में कांग्रेस के ताल्लुक से भी बात करेंगे, जरा उस पर भी चलेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर का ये पहला दौरा होगा तो इस पर हमारी मुसलसल नजर भी रहेगी। और ये भी आपको बताना जरूरी है कि जब आज यहाँ पहुंचेंगे तो 2 चीजें तो हैं ही प्रायोरिटी। एक, पहले दौरे के बाद जो इस्तकबाल की तैयारियां, जो वेलकम की तैयारियां, जीत के बाद पार्टी काडर से ये पहली मुलाकात जम्मू प्रोविंस में होगी। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जम्मू में है, राजौरी पुंछ गए, वो वहाँ पर जावेद राना भी राजौरी पुंछ जा रहे हैं। तो वो जो एक मुलाकातों वाला सिलसिला और अपने एरियाज़ के अंदर जाना, इश्यूज़ को समझना, जहाँ से ये उम्मीदवार कामयाब होके आए उन एरियाज़ के अंदर ये पूरे दिन सिलसिला चलेगा। लेकिन इससे पहले हम कांग्रेस वाली खबर पे जाएं, बात भारतीय जनता पार्टी की भी करते हैं। बीजेपी की जानिब से भी जायजा इजलास लिए जा रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, प्लान बन रहे हैं और दफ़ा 370 के खिलाफ पार्टी काडर ये मानती है, पार्टी सरबराह ये मानता है कि जिस हिसाब का वोट मिला या वोट परसेंटेज उनके फेवर में गई है वो इस बात की तौसीक है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया वो दुरुस्त था। पार्टी सदर समेत तमाम जो आला क़यादत है, तमाम जीते हुए या कामयाब MLAs के साथ एक मीटिंग ले रहे थे, जायज़ा लिया जा रहा था जिसमें आगे की हिकमत अमली तरतीब दी गई। ख़ास तौर से जम्मू प्रोविंस के अंदर जिन जिन एरियाज से नुमाइंदगी मिली, जिन जिन एरियाज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए कामयाब होकर, जो जीते या जो MLAs आए या जो जीते, उन MLAs पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें याद दिलाया गया
कि जम्मू सूबे के अंदर या आपके अपने इलाकों के अंदर कहीं पर भी सौतीली मांग का सलूक ना हो या फिर किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। विद इन असेंबली या आउटसाइड असेंबली दोनों जगहों पर मामलात को डिस्कस किया जाए और मुतद्दिद इलाकों के अंदर जहां पर 29 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, जश्न का माहौल तो था, लेकिन इसके बाद काम करने का एक सिलसिला कैसे चलेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पार्टी क़यादत हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कल हमने खबर बताई थी कि बीजेपी को मिल सकता है, तो वो एक वो पुरानी रिवायत भी थी, शायद वो भी बरकरार रहे, लेकिन अभी साथ साथ ये तस्दीक कर दी गई कि इस ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई तो पार्टी काडर नहीं उसका फैसला लेना, जिसमें बराह रास्त दिल्ली का फैसला होगा। मगर एज एन अपोजिशन दूसरी सीट वाइज आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जमात जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी ही है, जिसकी प्रायोरिटीज जम्मू रहनी चाहिए, जहां से सबसे ज्यादा नुमाइंदगी मिली है, जिस पर सबसे ज्यादा तवज्जो पार्टी लीडरशिप ने कल के इजलास में भी दी। कोर कमेटी का इजलास कल सदर रविंदर रैना की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम तर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम ये साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन पर जम्मू की लीडरशिप ने काम किया और जम्मू के लोगों ने वोट दिया, उसका ख्याल हर कीमत पर रखा जाएगा और किसी भी तरीके से उसे डिरेल होने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ से ये कहा गया, दूसरी तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि जो कुव्वतें 370 पर रियासत के अंदर नया शोर बपा करना चाहती है, उनका जवाब रियासत की असेंबली के अंदर और बाहर दिया जाएगा। ताहम लीडर ऑफ अपोजिशन यानी जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर की हैसियत से कौन सामने रहेगा, इस ज़िमन में मीटिंग फिलहाल डिले हो गई है। अगले हफ्ते वो मीटिंग हो सकती है जिसमें प्रहलाद जोशी और तरुण चुग मौजूद रहेंगे, जिसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो चुना जाएगा। यहाँ पर बताया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि उनके डिप्टी लीडर और फिर चीफ व्हिप कौन वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल कल बीजेपी का अहम इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। टेंडर हुक्स पर सरकार को कैसे रखा जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया हो और रविंदर रैना ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जब असेंबली हो न हो, हुकूमत से हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बात बीजेपी के इजलास की, लेकिन ज़रा बात अब कांग्रेस की भी आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस का इजलास गुज़श्ता दिनों भी हुआ और उस इजलास के दौरान आपको याद होगा जब ओथ सेरेमनी श्रीनगर के अंदर थी तो हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी जब श्रीनगर पहुंचे तो सूरत हाल बदल चुकी थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का कोई भी वजीर काबीना में शामिल नहीं हुआ और इस बीच इतला ये आई कि राहुल गांधी परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस से मुकम्मल तौर पर नाखुश दिखे और जिस परफॉर्मेंस को लेकर जम्मू से बातें आ रही थी और जो रिपोर्ट जम्मू से थी उसके बरक्स जब सब नताइज सामने आए तो आनन फानन में आला सतही कमेटी को भी तश्कील दे दिया गया है। बड़ी खबर कि असेंबली के दौरान कांग्रेस की नाकिस कारकर्दगी पर आला सतही कमेटी को तश्कील दे दिया गया है और ये आला सतही कमेटी अब उन तमाम वजूहात और उन तमाम मामलात को खंगालेगी जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर के अंदर कांग्रेस को बुरी शिकस्त हुई है। कश्मीर सूबे के अंदर अगरचे इत्तेहादी के वजह से कई सीटों पर कामयाबी हुई, ताहम जम्मू सूबे के अंदर जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और ये जानने के लिए कि गलती, खामी, कोताही कहां पर है, कांग्रेस का आला सतही इजलास बुलाया गया जिसमें यह फैसला लिया गया कि जनाब एक कमेटी अलहदा तौर बनाई जाए जो 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। और इस पैनल के अंदर तर्जुमान आला जो कांग्रेस के हैं रविंदर शर्मा, उसे बहस चेयरमैन नामजद किया गया है। जहांगीर मीर, नरेश गुप्ता, ठाकुर बलवंत सिंह, शाह मोहम्मद चौधरी, वेद महाजन, दीनानाथ भगत इसके मेंबर नामजद कर दिए गए हैं और 30 दिनों के अंदर अंदर उन्हें यह बताना होगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कांग्रेस की थी वो 40 साल के टेन्योर में इतनी कम कैसे हुई और जिस तरीके से जम्मू पर सबकी नजरें लगी हुई थी कि कांग्रेस यहां से बेटर परफॉर्म करेगी, आखिर क्या वजह है कि जम्मू सूबे के अंदर सूरत हाल इस तरीके की हुई कि जम्मू सूबे से कांग्रेस अपनी साख्त बचाने में नाकाम हुई। तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में इजलास हुआ और उसी इजलास के अंदर इस बात का फैसला लिया गया कि हालात को परखा जाए, वाक़ात को देखा जाए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं
उनके खिलाफ ताजीबी कार्रवाई भी की जाए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है मैटर जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस की एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद वो यहां पर जीते, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन उस वक्त ये ड्रॉप सीन हुआ जब मदन लाल शर्मा के बेटे ने ओथ सेरेमनी में हल्फ लिया और कांग्रेस को वहां पर यह बताया गया, राहुल गांधी को, कि अगर यहां पर मैंडेट को सही तरीके से बांटा होता तो शायद ये लड़का आज आपकी झोली में होता जो आज एज ए इंडिपेंडेंट हलफ ले रहे हैं। उसके फौरन बाद माथा खनका, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज, राहुल गांधी भी नाराज, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस मैंडेट कमेटी यानी मैंडेट देने में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, स्पेशली जम्मू प्रोविंस के अंदर, जिसके बाद अब ये हाई पावर पैनल बनाया गया जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बिल्कुल, देखिए हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शंस को लेकर जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी का जो एक कहा जाए कि उन्हें हार नसीब हुई है और बेहद ही खराब परफॉर्मेंस जो है वो रहा है, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तारिक अहमद कर्रा, उन्होंने एक कमेटी गठित की है। एआईसीसी लीडरशिप से कंसल्ट कर इस कमेटी को गठित किया गया है, जहाँ पे पूर्व एमएलसी रविंद्र शर्मा को चेयरमैन बनाया है और ये 6 मेंबर की कमेटी है। जिस प्रकार से आपने सदस्यों का नाम लिया है, ये 6 मेंबर जो है वो इसमें मौजूद है। और अब ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी का जम्मू रीजन में खराब जो है वो परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो 6 सीटें हासिल कर चुके हैं, एक राजौरी से, और जम्मू में एक भी सीट उन्हें नहीं मिली है। तो ये खराब परफॉर्मेंस क्यों रहा है, इसे पता लगाने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसको लेकर भी सुझाव जो है वो मांगे गए हैं। देखिए, जिस प्रकार से छम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, सतीश शर्मा की आपने बात की है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मर डिप्टी सीएम ताराचंद को जो है वो टिकट दी थी, तो वहीं पे सतीश शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं सतीश शर्मा को दी जाती तो इस समय जो है वो एक टिकट जो है, एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में होती है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, इससे पहले भी देखिए कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो नजर आ रही थी। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वैसे ही जम्मू हाउस कॉन्स्टिट्यूंसी से टीएस टोनी उम्मीदवार जो खड़े उतरे थे वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि रमन भल्ला जो कि आरएसपुरा साउथ से जो है वो खड़े उतरे थे, उनसे कहा गया था कि वो जम्मू हाउस से, टीएस टोनी ने कहा कि वो जम्मू हाउस से जो है वो लड़े और टीएस टोनी जो है वो आरएसपुरा साउथ से लड़े। तो कहीं ना कहीं रमन भल्ला की वो जिद भी नजर आई, जिस प्रकार से टीएस टोनी ने इल्जाम लगाया कि रमन भल्ला की जिद के आगे जो है वो उन्हें मजबूर होना पड़ा और आरएसपुरा साउथ से जो है वो उन्हें सीट जो है वो हारनी पड़ी। ये नाराजगी भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। लेकिन फिलहाल देखिए कमेटी गठित की गई है, सीमित की गई है, जहां पर मंथन किया जाएगा। मंथन ये किया जाएगा कि क्यों हार हुई, क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे, उसको पता लगाने के लिए कहा गया। और अच्छा, जो चॉइस ऑफ फेसेस थी, जिस हिसाब से टिकट बंटवारा हुआ अलग अलग एरियाज के अंदर, कहा जाता है कि एक लोकल कार्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट तक और बाकी तमाम लोगों का जो कोर कमेटी के मेंबर्स होते हैं। गलतियां अगर वहां पर हुई हैं तो क्या ये हम देखेंगे कि टॉप लेवल पर भी पार्टी की, दिल्ली की जो लीडरशिप है वो कोई कार्रवाई कर सकती है, कुछ बड़े पैमाने पर चेंजेस हो सकती हैं, या फिर जायजा लिया जाएगा और चीजों को शायद इसी तरीके से छोड़ दिया जाए? देखिए, चुनाव में जो खराब परफॉर्मेंस रही है वो यही साबित कर रही है कि जो टिकट बंटवारा हुआ है वो बेहद ही गलत हुआ है, क्योंकि अगर सही तरीके से टिकट जो है वो दी जाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जम्मू से जो है वो झोली में कोई ना कोई सीट जो है वो जरूर होती। तो जिस प्रकार से कमेटी गठित की गई है और कमेटी गठित करने के बाद जब रीजन सामने आएंगे, 30 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट में जब कारण पता चलेंगे तो सोर्सेज बता रही है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस ने हाई पावर कमेटी बना दी है, रविंद्र शर्मा उस कमेटी के हेड बनाए गए हैं और उस कमेटी के अंदर जहांगीर मीर, नरेश गुप्ता, ठाकुर बलवंत सिंह, शाह मोहम्मद चौधरी, वेद महाजन, दीनानाथ भगत को बहिश्त मेंबर नामजद किया गया है और 1 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी ने अपना पूरा काम करना होगा कि आखिर क्या क्या वजूहात रही जिसकी वजह से कांग्रेस को बुरी हार देखने को मिली। मंथन होगा इस पर, और दूसरा ये भी देखना होगा कि ये जो मैनेजमेंट था पूरे इलेक्शन के दौरान उसमें कहां पर लूप होल्स रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब सरकार की चल रही है, पार्टियों की चल रही है, तो जरा आपको अदालत का हाल भी बताते चले। एडवोकेट जनरल साहब ने कल रात देर गए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल डीसी राणा ने इस्तीफा दे दिया है। डीसी राणा का इस्तीफा अभी तक जो है वो माना नहीं गया है, कबूल नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इस इस्तीफे को माना जाएगा। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो ज़राए से हमारे पास आ रही है। एडवोकेट जनरल, नया एडवोकेट जनरल कौन होगा और इस ज़िम्मन में भी
हुकूमत जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर अपने मौक़िफ़ को जो है वो साफ करेगी। एडवोकेट जनरल डीसी राणा ने कल रात देर गए इस्तीफा दिया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि नई हुकूमत को ये दायरे इख्तियार है कि वो नए एडवोकेट जनरल की तैनाती करें और उस ज़िम्मन में उन्होंने ये फ़र्ज़ समझा कि वो रेजिग्नेशन दे, वॉलंटियरली रेजिग्नेशन दे, ताकि नए एडवोकेट जनरल की तैनाती यहाँ पर की जा सके। याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2019 जब रियासत को तकसीम कर दिया गया, खुसूसी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए, तो डीसी राणा साहब को एडवोकेट जनरल यूनियन टेरिटरी का नामजद किया गया था और कल रात देर गए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो सौंप दिया है और साफ कर दिया है कि नई हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो नया एडवोकेट जनरल जो है वो चुने। अगरचे महकमा कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई भी बड़ा फैसला लेना बाकी है, नए नाम को रखना बाकी है और वो नया नाम फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी से ही आगे आ सकता है। ताहम देखना होगा कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर फिलहाल नए एडवोकेट जनरल साहब कौन होंगे। याद रखिएगा इससे पहले भी जब साबिका रियासत जम्मू कश्मीर की थी तो सितंबर 2008 में भी राणा साहब एडवोकेट जनरल रहे, फिर फरवरी 2016 में इनको दोबारा अपॉइंट किया गया, जुलाई 2018 में इनको दोबारा अपॉइंट किया गया, फिर 1 नवंबर 2019 को दोबारा इन्हें रखा गया एडवोकेट जनरल की हैसियत से। तो कई बार अपने फ़राइज़ जो है ये बजते एडवोकेट जनरल के कर दे चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि नई हुकूमत उमर अब्दुल्ला वाली जो है वो अब किस चेहरे को सामने रखती है। क्या डीसी राणा को ही कंटिन्यू करना होगा या नया चेहरा होगा? जब नया चेहरा होगा तो नई टीम फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल और दीगर लोगों की भी सामने आ सकती है। ताहम देखिए अभी ये वाजिया नहीं हुआ है कि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन डीसी राणा ने रात देर गए बेस्ट एडवोकेट जनरल की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। कैसे करें? आएगी पहले ब्रेक ले लो उसके बाद। छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो जरा आपको ये भी बताते चलें कि आपकी कॉल्स ब्रेक के उस पार प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कॉल करना शुरू कीजिएगा। खबरों पर हम सीधा ब्रेक लगाएंगे, आपकी कॉल जल्दी से ली जाएंगी। 9:40 होने वाले हैं और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी बात सुनेंगे। सारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक करके कॉल करना शुरू करेंगे। ब्रेक के उस पार सीधा कॉलर्स के पास। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव है और इसमें चंद एक खबरें आपके सामने रखनी है और उसके बाद सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आप कॉल करना शुरू करें। ज़रा नंबर्स एक बार दिखा दीजिएगा ताकि जो लोग कॉल करना चाहे, 4 नंबर्स आपके सामने 448125876699 कॉल करना शुरू करें। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन भी कर चुके हैं। फर्स्ट कॉलर की तरफ हम चलते हैं। हेलो
गवर साहब जावेद बोल रहा हूँ सोपुर से। जी जावेद जी साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। दो बातें जरा गवर साहब गौर से आज सुनिए। जनाब बिल्कुल पहले तीन ये बातें आप कि- बताएं। हाँ पहले ये बात कि हमें जो आज हमारे ऑनरेबल एमपीज 3 है और हमारे जो कल ही हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बन गए, हमारी एक ही रिक्वेस्ट उनसे होगी, जरा पहली बात आप कीजिए जैसे देश के बाकी मुल्कों में 24/7 बिजली मिलती है, जरा पहले हमें ये दिलाइए, हम देखें कि हमें हमारी जम्मू कश्मीर को कुछ तोहफा मिला। दूसरी बात, अहम बात जो बिजनेस के हवाले, करीबन 25 हजार करोड़ रुपया इन्होंने JKP DD को, बाहर वाली फर्मों को इन्होंने दिया, पैसा एडवांस भी हो गया, लेकिन क्या मेरे वेंडर जो मेरे लोकल वेंडर है उनकी पेमेंट क्यों नहीं मिलती है? ये लम्हे फिक्र है हमारी गवर्नमेंट के लिए इस वक्त। इन दो बातों पे हम देखना चाहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार आई, ये जो इंडस्ट्रीज वाला मामला आप बता रहे हैं कि वेंडर्स, लोकल वेंडर्स को पैसा नहीं मिला और बाहर की कंपनीज को एडवांस में पैसा मिला है क्या? ये बड़े टेंडर जो होते हैं, एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर करेंगे, दूसरी तरफ बड़े टेंडर आप देखिए, यहाँ जितने भी टेंडर आज की डेट में होते हैं, ये सिंगल लार्जेस्ट टेंडर होते हैं। हमारे जितनी भी मैन्युफैक्चरर जम्मू कश्मीर के लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना टर्नओवर है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये सवाल करना चाहता हूँ, कैसे ये बोलते हैं कि हम जी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर की दूर करेंगे? हमें लग रहा है कि अब जो हमारा उमर अब्दुल्ला नया चीफ मिनिस्टर बन गया और जो हमारे कल इंडस्ट्री मिनिस्टर बन गए, पहली बात वो करेंगे, वो हमारी FCI को ऑन बोर्ड लाएंगे और जो इंडस्ट्री पॉलिसी आज तक गलत बनी हुई है वो पहले तो ठीक करें। चलिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि नए वजीर साहब इसकी ओर तवज्जो दें और इंडस्ट्री पॉलिसी में अगर जो कोई खामी कोताही है उसको दूर करें और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठकर ये मामला जो है वो तय पाया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि हज़ारों लोगों के रोज़गार का मामला यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो 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 जी। हाँ आदाब जनाब, आदाब आदाब जनाब। जनाब पुछो दीनानगर बरनाई जम्मू से जी। हाँ पिछले मतलब 2-4 महीने पहले मंथ ऑफ मई में मैंने आपके साथ 2 बार कंप्लेंट की थी अपने एरिया के बारे में, जो दीनानगर बरनाई की जो सड़कें और उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है जी, वो तब से अभी तक भी उसका जो अफसरों के कान में कोई जो का तू नहीं हो रहा है, ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो करे। एक बार आया था एक बंदा, उसने थोड़ा लिया था यहाँ पर मेजरमेंट लिया था, तब से 5 महीने और हो गए, ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ सड़कों का हालत बहुत बुरी हालत है सर। एस्टिमेट कोई बन गया था उसका? हाँ सर, कोई एस्टिमेट आया था? कोई इंजीनियर साहब आए थे वहाँ? बोल रहे थे मई जून में बोल रहे थे कि हमने कोई एस्टिमेट बनाया, हमने कमिश्नर साहब को भेजा है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भेजा है, तब से आज तक ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। चलिए बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है और ज़रूर इसको मुतल्लिका वजारत तक भी पहुंचाया जाएगा क्योंकि वज़ीर आला साहब खुद इस महकमे को देख रहे हैं, उनकी नोटिस में भी लाया जाएगा और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक भी इस इशू को ज़रूर लाया जाएगा ताकि आपका मसला किसी न किसी तरीके से हल हो सके। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि आप बात कर रहे हैं, इंतज़ामिया इसको सुन रही है और आजकल तो डबल इंतज़ामिया सुन रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो सुन ही रहे हैं, अब नई जो सिस्टम बना है इस सिस्टम में भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं जहाँ पर ये आवाज़ें जाएंगी और वो ज़रूर इस मसले का हल करेंगे। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का फजल हुजूर। सर 2 सवाल हैं। श्रीनगर में जहाँ पे भी आप देखो कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, प्लीज इनका कुछ करें। और जो ये स्मार्ट सिटी वाले मैकडम डाल रहे हैं सड़कों पे, बिल्कुल सारा उखड़ रहा है, कोई भी क्वालिटी कुछ नहीं। रात को 12-1 बजे आते हैं, ना कोई देख रहा है ना कुछ, सारा उखड़ रहा है सर, बिल्कुल वो घटिया किस्म का काम कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे कहाँ पर आपको शिकायत है ताकि इंतजामिया को भी ये स्पेसिफिक हो जाए, वो जाकर देखे कि कितना खराब काम हुआ है। सर आप SMHS हॉस्पिटल के सामने देखें, मैकडम डाला वो उन्होंने, उसमें आप देखें बिल्कुल वो सील वील कुछ नहीं किया, वो सारा उखड़ रहा है। अच्छा,
बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। जरूर कंसर्न अथॉरिटीज तक आपकी बात इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच गई है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, नाम हेलो। बताइएगा अपना, कहां से? जनाब पाहापुर से। जी ना बताएं। वनी मस पनुन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ना वनियो। बहुत अब्दुल्लाह लोन नागंदर हल्के नागंदर तहसील पाहापर। अहन कदल सर कदल पेमुत 2019 अगस्तस मज वन तथ गम सड़ वन तथ थोड़ा कर थोक तथ बाकी तक पे सफर करान हल्के नागंदर जनाबन अपील कदिल गो ना सु तैयार वन क्या कहीं ना सर तथ थोड़ा वो कर बे मगर तथ तम बड़ से कर कंप्लीट तम गयस ना क्या वन ना सर वन शुक्रगुजार तो वन मेहरबानी कर। चलो इंशाल्लाह जरूर वातनाओ ये मुतलिक हकमन ताम ये कत चूंकि वन मकलियो कोड ऑफ कंडक्ट ती वन हुकूमत ती अत कुन दीतो जोन और अत बन तो तम ठेड से युत जन अपार यप लूक हेकन तरित। ब्याक कॉलर हेलो 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 जी हेलो, मेरा एक ही सवाल है, वो आप ना वनिमस पनुन कत पे छु? हेलो, खुर्शीद अहमद। अहनस हवल 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 बशीर अहमद वनिमस क्या छु बशीर साहब मामला? ये छु हजरत अर्ज की बिजली महकमन लजमत यप केबल वेबल। अच्छा केबल लाशक अंदरिमन इलाकन दोन दोन इलाकन बाकी कुनी वन तम बच्चे चलान लंप चलान बिजली कूचन पे कमिटी स्ट्रीट लैम्प तम चक तो थोक यह सा यह केबल चलान तम चक दपोक अच्छा यम लग तुम केबल कनेक्शन सम लगिक न कह अर्ज बे यह मामला बड़ा अहम तिकाज पतमी लट आव यह वारियों इलाकों पे मामला और तम सात वनो तम सात कमिश्नर साहबन कि यह मामला तुलो बिजली वाले चूंकि पोस अत दिन बिजली तथ लगे तमिक पोस दिन म्यूनसिपलिटी तम ज़ाहिरा दिवान कह और मे उम्मीद कि नव हुकूमत आम तम सोचन यह निज़ाम कित पे चल आखिर चूंकि वंदस अंदर सारी खुद ज्यादा यह पावर जरूरत आसान अतन नबर कन कोचस मज वत पे पकने खतर और अक्सर इलाकन अंदर शिकायत केबल त्रवक लेकिन म्यूनसिपलिटी लंप तन लोगन सह ना चलान या गोस तथ सोलर इक्विपमेंट लगुन तथन युत ऑटोमेटिकली चलिया नत बिजली वाले सह कह टाइप तथन कर जरूर सेठा शुक्रिया कॉल करने बाबत मामले कह बल्कि यह दुरुस्त वादी हूं मामल वनकस ब्रो कुन आमुत। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, अपना नाम बताइएगा, कहां से? हेलो। चलिए लाइन ड्रॉप हो रही है। चारों नंबर्स आपके सामने हैं, किसी एक पर अगर कॉल ना लगे तो दूसरे तीसरे चौथे का भी ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, चलिए एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अपना नाम बताइएगा, कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर लीजिएगा। ओके ओके। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैद गल पे जनाब यपर आई अम ब्रो 2023 मज कंस्ट्रक्शन करने खतर रोड बनाने खतर रोड यपर बनावान कहें करे वारिया लटि कतन मामला कतनुक रोड छु तुम वनान? वन सदा कदल अंदर कन वसान योकुन शेख मस्जिद कुन। अच्छा अत आई 2023 मज तम कर नीच तुल मगर तन पे गई कम पता ओतर वोटिंग तो वोटिंग दुक वोट त्रो सा तो करो तुम कंस्ट्रक्शन यपर स्टार्ट। अच्छा तो तम पे गो न कहें कांग्रेस ने जून तो मगर कम गई सन कहें। चलो इंशाल्लाह उम्मीद थो कि वन बनन नए प्लान तन एग्जीक्यूट तथ अंदर तुम करवा आज का तुम रूजू बे कत कर इंशाल्लाह जरूर बन यह सड़क तेज अस करो पन्ने आई कोशिश। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी हम श्रीनगर से बोल रहे हैं कि बिजली नहीं रहती है, बिजली का निज़ाम बहुत बदतर है। अवलन गुजारिश की फिलहाल लगभग बिजली महकमन 3 दिन शायद वो 3 दिन का शेड्यूल था
त्रेन दोन बापत यह बिल्कुल। वोनमुत कि मुख्तलिफ मामलात मुख्तलिफ इलाकन अंदर शाख तराशी करें अगर सो वजह तो सह एंटायरली यह वजह कि बिजली बंद आम वारियान इलाकन अंदर कर ब्याक कि ना बिजली यवानी यी कर सह ब्याक मसले दोनवे मसले पन्नी जाए लेकिन वंद ये ब्रो गोस निज़ाम थोड़ा सा बेहतर गसन उम्मीद थो कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सब दिन अजकी पे ओकुन जोन युद्ध जन वंद ये ब्रो यह मसले तो मुश्किल जमी श्रीनगर कुन तरीक हाल। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्जुम सीमेंट कुल अल्लाह ताला करने आलस आयरस मसल गो हाल दशवी साइडन त्रोक आराम तन करान तक त्रोक तील। चलो शुक्र खुदा कुन वन गरज तक बनाई श्रीनगर मुनस तथा ट्रैफिक वालन कहीं तह प्रॉब्लम तथा अल्लाह ताला कर गो तक लेडीज बिचार पे गो सोरे एक्सीडेंट क्या तक जरूरी अपार होटल यपार सो खुदा करे रुत तम कहीं तह प्रॉब्लम वो ब्रो प्रॉब्लम नमतस मन सिटे बेकर गो सह गो खुदा सवाल श्रीनगर मुनसिपलिटी नबर कन थोड़ा गम लुको तह वात अल्लाह ताला करो आलस। चलो जरूर यह अहम मामल तुम यम सात कॉल करो तुम करो अवाम कत इंशाल्लाह मे उम्मीद कि कमिश्नर साहब आसन जरूर ये आवाज़ तुज बोजान और हल करने बापत तुलन कह नत का कदम। चलिए जी फटाफट से लास्ट दो कॉल दे दीजिए उसके बाद जरा एक खबर भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। लास्ट दो कॉल फटाफट से। हेलो जी कौन साहब कहाँ से नाम बताइएगा? सर वसीम अलियास खान चमलास बानीहाल से। जी बताएं जी वसीम भाई बताएं। सर हमारा चमलास हल्के को नयाबत पिछले 10 साल पहले मिली थी लेकिन वो सियासी नजर हुई है, अभी तक उस पर काम ही नहीं शुरू हो रहा है सर। एक तो मसला ये है और गरीबों को सर एक बल्ब जिसको एग्रीमेंट है 500-600 बिल आती है सर, कोई सुनवाई नहीं होती है, धरने हड़तालें सब कुछ कर दिया सर। अच्छा ये जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको भी इतना ही पेमेंट आ रहा है? जी सर एक बल्ब उनका बेचारों का जलता है सर 500-600 बिल आती है सर। ये तो सवाल ही नहीं है कि एक बल्ब चलने पर 500-600 आए, कुछ गड़बड़ जरूर है फिर सर। इसके बारे में हड़तालें तक की सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बिजली वाला निज़ाम बहुत बुरा हो रहा है हर दिन के साथ और बड़ी मुश्किल ये नई सरकार के लिए भी पैदा कर सकता है अगर इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया आज के आज ही। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो हेलो जी कौन साहब कहां से? मैं किश्तवाड़ से मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ। जी थोड़ा जोर से बोलिएगा, टीवी की आवाज बंद कर लें। मैं किश्तवाड़ से मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ। जी सलीम साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ हमारा गांव लाइन है, यहाँ रोड आधे आधे ये मुकम्मल हुई है, आधी पिछले 10 साल से पड़ी है जी। अच्छा इसमें आगे फिर ड्रेन इन्होंने बनाई तो वो बनानी थी वो भी छोड़ दी। अब उस रोड से जो पानी आता है वो सारा यहाँ ग्रेवयार्ड है कब्रिस्तान उसमें जाता है। अब उन पंचायत वालों के पास भी पीडब्ल्यूडी वालों के पास भी बार बार हम गए, इस ड्रेन को बनाओ रोड को मुकम्मल करो, लेकिन कोई वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ये ड्रेन ब्लॉक डेवलपमेंट बना रहा है या कोई और महकमा बना रहा है? जी सर्वे पीडब्ल्यूडी वालों ने की थी, लेकिन पिछले साल इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट वालों ने वो पैसा उधर दिया पंचायत वालों ने, फिर उन्होंने थोड़ी सी उसमें वाइडिंग किया, वहाँ यहाँ है ये शेख नासिर उसके मकान तक बनाई, वहाँ अब वहाँ से पानी जो पीछे से ही आता है वो सारा आता है वो कब्रिस्तान में जाता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जरूर अथॉरिटीज तक बात पहुंची, अगर नहीं है तो कंसर्न एमएलए के नोटिस में भी जरूर आइएगा। लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो 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 कौन साहब कहां से, नाम बताएं? मैं किश्तवाड़ से हूँ मोहम्मद सलीम। जी जी बताएं। मैं यहाँ गांव लाइन में रहता हूँ। जी हमारा रोड सीमेंट तो ये आपकी बात हमने सुन ली है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं, अगर तो दे दीजिएगा। हेलो हेलो चले
बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कॉल्स के लिए। लेकिन चलते चलते जरा उमर अब्दुल्ला की भी बात करते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ और उस आला सतही इजलास में वजीर आला ने दो टोक अल्फाज में कुछ बातें सामने रखी है। अफसरान से साफ कर दिया गया कि जवाबदेही होगी और जो मातहत महकमे उनके हैं वो खुद उनकी जवाबदेही लेंगे और बाकी वज़रा भी हर हफ्ते जवाबदेही के अमल को आगे बढ़ाएंगे। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वजारत आला का ओहदा संभालने के बाद ये पहली मीटिंग थी तमाम डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ, जिसमें निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और हम आहंगी कैसे हुकूमती इदारों या फिर जो जिम्मेदारान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सरबराहान हैं उनके दरमियान हो, इस ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। किस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, क्या काम गुज़श्ता 3-4 वर्षों में किया गया और आइंदा की हिकमत अमली क्या है, इस ताल्लुक से लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से यानी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थे, उनकी जानिब से ब्रीफ किया गया। तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ तालमेल के साथ हर इलाके के अंदर हर एरियाज की जहां जहां रिप्रेजेंटेशन है MLAs के साथ हम आहंगी को यकीनी बनाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर जोर दिया गया बजरिया चीफ सेक्रेटरी और इंतजामी सेक्रेटरीज चीफ मिनिस्टर की जानिब से। चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त आज इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे और आसिफ रशीद को आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी ने वफा की। तो कल सुबह 8:35 पर दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके। आपकी आवाज़ को भी, आपकी फरियाद को भी हुकूमती इदारों तक जरूर पहुँचाइएगा। हमारा साथ दीजिएगा पूरे दिन, हमारी राब्ता साइटों पर भी आइएगा। अल्लाह हम नासिर।